हेलो स्टूडेंट्स। जीतैस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग की क्लासेस हैं वो 4 से रिज्यूम हो रही हैं, और जो सब्जेक्ट्स के क्लासेस हैं, ऑप्शनल के क्लासेस हैं, वो भी रिसेंटली ही शुरू हो जाने वाले हैं। तो 4 से जो हमारी ऑनलाइन स्क्रीनिंग की क्लास चल रही है उसके डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखे भी होंगे। पहले एक दो डेमोन्स्ट्रेशन और जाएंगे, आप लोग उसको देखिए, एक बार इवेल्युएट कीजिए। और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, ऑफलाइन भी रनिंग है, ट्रेनिंग की भी रनिंग है, और जो ऑप्शनल हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसकी भी क्लासेस जो हैं वो रनिंग है। तो आज स्क्रीनिंग के कोर्स में मैं आपको जो सामान्य हिंदी है, हिंदी वाले पोर्शन की क्लास कोई एक टॉपिक आपका लेके चलूँगा। इसमें हिंदी में जो टॉपिक हैं, व्याकरण वाले पार्ट से कुछ टॉपिक आपके स्क्रीनिंग में है। 20 टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर हिंदी से, वो टोटल होंगे आपके 20 अंक के क्वेश्चन हैं आपके। इसमें आपके कई सारे टॉपिक हैं, जिसमें मेजर टॉपिक जो है आपका संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसमें जो टॉपिक हैं आपके मेजर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके साथ साथ आपके शब्दकोश से संबंधित प्रश्न हैं। शब्दकोश से संबंधित प्रश्नों में आपको खास करके विलोम, पर्याय, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, अनेकार्थी, समूहवाची, तरह के प्रश्न होते हैं उसमें। इसके साथ साथ आपसे कुछ ऐसे शब्द भी पूछे जाते हैं शब्दकोश से जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, या समान भाषी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थों में अंतर होता है, अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे भी कुछ शब्द इसमें आते हैं, समान भाषी भिन्नार्थक। जिन शब्दों के उच्चारण एक जैसे हों, मिलते जुलते हों, लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। इसके बाद आपका शब्दकोश का ही पार्ट होता है वाक्यांश अथवा वाक्य के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया जाता है, या पूरा का पूरा वाक्य दिया रहता है, उसके लिए एक सुटेबल शब्द पूछ लिया जाता है। तो ये शब्दकोश, इसमें जो वाइटल पार्ट है आपका शब्दकोश का है। और बड़े टॉपिक की बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि और समास थोड़े से बड़े टॉपिक हैं, उपसर्ग प्रत्यय छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके अतिरिक्त लोकोक्ति, मुहावरे ऐसे सेगमेंट में आते हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, वो भी आपके शब्दकोश का ही एक तरह से हिस्सा होता है। आपको शब्दों की जानकारी जितनी अच्छी हो, आप लोकोक्ति, मुहावरे को उतना अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका सही मीनिंग जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका ये स्क्रीनिंग में जो भाषा वाला पोर्शन है, ये 20 मार्क्स का है। और यदि आप प्रयास करें तो इसमें अच्छा 20 में आप 18, 19 आउट ऑफ 20 भी आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्तर है वो बहुत ही सामान्य स्तर होता है, सामान्य तरह के प्रश्न होते हैं इसमें। यहाँ से मैं आपको कोई एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें से आज हम लोग समास पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समास जो है हिंदी व्याकरण का सबसे, मतलब एक तरह से आप कहें तो ये विवादास्पद टॉपिक है। विवादास्पद ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जितनी भी किताबें पढ़ें समास को लेकर के, उसमें सामासिक पदों का जो निर्धारण है, अलग अलग समास में एक ही शब्द का अलग अलग सामासिक पद के रूप में निर्धारण आपको मिल जाता है। तो इस वजह से इसमें बहुत सारी भ्रांतियां बच्चों में हमेशा बनी रहती है।
हमें उन भ्रांतियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा मैं ज़्यादा इस आज की क्लास में मैं करूँगा। सबसे पहले तो समास को समझिए, ये होता क्या है। समास जो है, अगर आप देखें इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ को, तो ये अस धातु में सम उपसर्ग के योग से व्युत्पन्न शब्द है। सम से मतलब होता है सम्यक, और अस यानी होना। तो यदि आप इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ की ओर जाएं, तो इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ जो निकलता है वो सम्यक होना, एकीकृत होना, एक होना। तो जब अनेक शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, उस शब्द का संक्षिप्तीकरण होगा। शब्द जो होगा वो संक्षिप्त हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। अर्थात समास के शाब्दिक अर्थ को यदि आप देखें, जो इस शब्द की व्युत्पत्ति है, जैसे ये शब्द बना हुआ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा वो संक्षिप्ति हो जाएगा, यानी संक्षिप्त होने की क्रिया, छोटा होने की क्रिया। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षिप्त होता है। समास, अब ये तो हो गई शाब्दिक अर्थ की बात। समास को शैलीगत रूप में भी देखा जाता है। समास एक प्रकार की शैली भी होती है। किसी चीज को विस्तार पूर्वक बताने की शैली जो होती है उसको समास शैली, सॉरी, संक्षेप में बताने की जो शैली होती है उसको समास शैली कहा जाता है। और उसको यदि विस्तृत रूप में समझाया जाए तो उसको व्यास शैली कहा जाता है। अक्सर इस शब्द का विलोम भी पूछ लिया जाता है। समास का उपयुक्त विलोम शब्द जो होता है वो व्यास होता है। व्यास मतलब विस्तृत, फैला हुआ, समास मतलब संक्षिप्त, छोटा। इसी शब्द से जैसे समास है समष्टि बनता है, व्यास से व्यष्टि बनता है, तो समास का मतलब संक्षिप्त, व्यास का मतलब होता है विस्तृत। तो इसका कई बार विलोम पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। समास का विलोम शब्द जो होता है वो व्यास। अब परिभाषा की जहां तक बात है, तो आप समास को समझ ही गए कि इसमें क्या होता है, अनेक शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाते हैं। संस्कृत में बड़े शॉर्टकट में इसको कह भी दिया जाता है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा। मतलब अनेक पद मिलकर के जब एक पद में बदल जाते हैं तो वही क्रिया जो होती है वो समास कहलाती है। समास की क्रिया में अनेक पद परस्पर अपनी विभक्तियों का त्याग करते हुए या अपने योजक शब्दों का त्याग करते हुए जुड़ जाते हैं और एक स्वतंत्र पद बनाते हैं। उसी स्वतंत्र पद बनने की क्रिया को समास कहा जाता है। और जो स्वतंत्र पद बना होता है उसको सामासिक पद या समस्त पद के रूप में देखा जाता है। जैसे इसको अगर पारिभाषिक रूप में आपको लिखना हो तो आप ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पद परस्पर अपनी विभक्तियों अथवा योजक शब्द का त्याग करके परस्पर जुड़ते हैं तो एक स्वतंत्र पद बनता है। एक स्वतंत्र पद बनता है। इस क्रम में पदों के जुड़ने की क्रिया को समास कहा जाता है और बने हुए स्वतंत्र पद को सामासिक पद कहा जाता है। इस क्रम में पदों का जुड़ना समास कहलाता है तथा बना हुआ स्वतंत्र पद
सामासिक पद या समस्त पद कहला। जैसे अगर मैं कहूं कि क्रीड़ा के लिए आंगन या विधान के लिए सभा। अब यहां इस पूरे पद में आप देखेंगे कि जो सबसे पहले आ रहा है इसे हम कहेंगे पूर्व पद, जो बाद में आ रहा है ये हो गया उत्तर पद, और ये के लिए जो है ये दोनों ही पदों को, पूर्व और उत्तर पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे योजक पद, जोड़ने वाला पद। या अगर इसको ग्रामेटिकल कैटेगरी के रूप में देखें आप, तो व्याकरणिक कोटि के रूप में ये क्या है, कारक चिन्ह है, परसर्ग है। तो इसे आप परसर्ग भी कह सकते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, योजक पद भी कह सकते हैं। तो यहाँ तीन चीजें हमें देखने को मिली, जो पहले आ रहा है वो पूर्व पद है, जो बाद में आ रहा है वो उत्तर पद है, और दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो योजक पद है, या कारकीय रूप से अगर हम देखें तो कारक के हिसाब से वो क्या बनता है, विभक्ति या परसर्ग बनता है। अब समास की क्रिया में होता क्या है कि ये हट जाएगा, योजक पद हट जाएगा, और पूर्व और उत्तर पद जो है परस्पर जुड़ करके एक पद बन जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्रीड़ांगन, और ये हो जाएगा आपका विधानसभा। अब दोनों पदों के विभक्ति हट जाने के बाद दोनों पदों के जुड़ने पर जो एक स्वतंत्र पद बन गया, इसी को कहा जाता है सामासिक पद, या इसको आप समस्त पद भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका सामासिक पद या समस्त पद। तो इस तरह से समास की क्रिया में आपने क्या देखा कि ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसीलिए प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो है वो समास कहलाती है। अब इसमें जो आपसे प्रश्न किए जाने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर प्रश्न कई तरह से किए जाते हैं समास से। एक तो लाक्षणिक आधार पर किसी न किसी समास का लक्षण देकर के आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि यदि ऐसा है तो इसमें कौन सा समास होगा। दूसरा, इसमें पद प्रमुखता के आधार पर भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व पद प्रधान किस में होता है, या उत्तर पद प्रधान किस में होता है, या उभय पद प्रधान किस में होता है, या अन्य पद प्रधान किस में होता है। तीसरा, जो इसमें प्रश्न करने की प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि इसमें सबसे ज्यादा तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक पूछ लिए जाते हैं। तत्पुरुष समास का कोई भी सामासिक पद दे करके पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, क्योंकि तत्पुरुष समास के जब हम भेद उपभेद पढ़ते हैं तो उसे कारकीय परसर्ग के आधार पर पढ़ते हैं, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। तो इसलिए वहां पर कारक की संभावना बढ़ जाती है और कारक से सबसे ज्यादा प्रश्न उठा लिए जाते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो पद प्रमुखता, कारक या लाक्षणिक आधार पर सामासिक पदों की पहचान की कौन सा समास है, ये प्रश्न की प्रवृत्ति हुई। अगली प्रवृत्ति इसमें ऐसी भी हो सकती है कि कई बार सामासिक पद देकर के उसका सही विग्रह पूछ लिया जाता है कि सामासिक पद का विग्रह निम्न में से सही कौन सा होगा, या कई बार विग्रह दिया गया रहेगा और तब पूछेगा कि इसका सही सामासिक पद क्या होगा। मतलब कुल मिला जुला के आपको समास में उनके लक्षण याद होने चाहिए कि ऐसा है, पूर्व पद प्रधान है तो ये समास होगा, उत्तर पद प्रधान है तो ये समास होगा, दोनों पदों में इस तरह का संबंध है तो फला समास होगा। तो उनके पद संबंध, पद प्रधानता, इसको पहचानना। दूसरी चीज, हमें विग्रह करने आना चाहिए। विग्रह करने आएगा सही से, अगर आप विग्रह करेंगे तो फिर उसमें कारक की भी गलती नहीं होगी या समास की भी गलती नहीं होगी। तो विग्रह करना खास चीज, इसमें विग्रह करना। दूसरा, पदों के संबंध आदि जो भी हैं उन्हें ठीक से याद रखना, या पदों की प्रधानता को याद रखना, या पदों के कई बार ग्रामेटिकल टर्म के आधार पर भी पूछ लिया जाता है कि
किस में पूर्व पद संज्ञा है, किस में पूर्व पद क्रिया है, किस में पूर्व पद क्या है। तो इनकी व्याकरणिक कोटियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पदों की व्याकरणिक कोटियों के आधार पर भी समास में वेरिएशन होता है। तो इन सब चीजों पर चर्चा होगी इस क्लास में। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा विवादित चीज ये आता है कि अगर आप अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं उसमें आपको वही पद कहीं पे आपको तत्पुरुष में मिल जाता है, कहीं पे कर्मधारय में मिल जाता है, कहीं पे जो कर्मधारय में है वो आपको बहुव्रीहि में मिल जाता है। तो अक्सर इससे बच्चों में भ्रांति आ जाती है या वो डाउट में रहते हैं कि एग्जैक्टली सही क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस बात पर भी करेंगे कि हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले पाए। यहाँ पर समास के निर्धारण में सबसे, जैसा कि मैंने कहा, विग्रह करने आना चाहिए। तो समास पूछे जाने का सही तरीका जो होता है वो यही होता है कि या तो विग्रह के द्वारा सामासिक पद की पहचान पूछी जाए या फिर उसका वाक्य प्रयोग करते हुए सामासिक पद की पहचान पूछी जाए, क्योंकि वाक्य प्रयोग के द्वारा भी समास का स्वरूप बदल जाएगा, उसके विग्रह का स्वरूप बदल जाएगा। तो तरीका तो प्रॉपर यही होता है कि या तो उसे विग्रह के द्वारा पूछा जाए या फिर वाक्य प्रयोग करते हुए उसको रेखांकित करके उसको अंडरलाइन करके पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है। लेकिन सामान्यतः सामासिक पद ही पूछ लिया जाता है, स्वतंत्र रूप से सिर्फ सामासिक पद देके भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो विवादास्पद शब्द हैं उनके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रैक्टिकली आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। जैसे दो शब्द में उदाहरण के तौर पे यहाँ पे रखता हूं। एक शब्द है आपका पीतांबर। अब पीतांबर शब्द में आप देखेंगे, पीतांबर शब्द में क्या है, आपका पूर्व पद जो है वो है पीत और उत्तर पद जो है वो अंबर। पीत का मतलब पीला, ये हो गया पीला, और अंबर शब्द जो है ये है अनेकार्थी। अंबर का एक अर्थ आकाश भी होता है और एक अर्थ इसका वस्त्र परिधान भी होता है। अब शब्द तो ऐसे ही दे दिया गया कि पीतांबर में कौन सा समास है। अब इसके विग्रह पे यदि आप जाते हैं, इसके वाक्य प्रयोग पे जाते हैं, यदि सेंटेंस ऐसा है कि राम पीतांबर धारण करता है, पीतांबर धारण करता है। अब यहां पर इस सेंटेंस में पीतांबर का अर्थ है धारण करने से मतलब पहनने से होता है। तो पीतांबर धारण करने का मतलब क्या हुआ कि वो पीले वस्त्र धारण करता है। अब यहाँ इस सेंटेंस में आप देखते हैं जो इस सामासिक पद के दोनों पद हैं, पूर्व और उत्तर पद, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाता है। इसका पूर्व पद पीला जो रंग है विशेषण है, और वस्त्र जो है उत्तर पद ये क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य संबंध बन गया। तो यहाँ पर ये समास जो है ये कर्मधारय समास हो जाता है। यहाँ पर ये पहचान होती है जब दोनों पदों में विशेषण विशेष्य संबंध हो या उभय पद विशेषण हो या दोनों ही पदों में उपमेय उपमान संबंध बन रहा हो, तब सामासिक पद को कर्मधारय समास की कोटि में रखा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर समास ये क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। अब इसी पीतांबर शब्द को यदि हम दूसरे वाक्य प्रयोग के द्वारा देखें, यदि इसी पीतांबर शब्द को हम ऐसे देखें कि मैं पीतांबर की उपासना करता हूं, शब्द वही है, सिर्फ इसका वाक्य प्रयोग बदल गया, यानी शब्द का संदर्भ बदल गया, अलग संदर्भ में इसका प्रयोग कर दिया गया। पीतांबर की उपासना, अब यहाँ उपासना करने से मतलब ये हो गया कि पीतांबर किसी न किसी अन्यार्थ की ओर इशारा कर रहा है कि इस पर कोई न कोई अन्यार्थ रूढ़ हो जाता है,
ये शब्द जो है वो योग रूढ़ की कैटेगरी में आता है। दो शब्दों के, दो सार्थक शब्दों के योग से तो बना हुआ है, लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ से परे, अलग, इसमें कोई तीसरा अर्थ रूढ़ हो जा रहा है। ट्रेडिशनली आप देखेंगे, परंपरागत रूप से माइथोलॉजी में पीताम्बर जो है वो कृष्ण, पीताम्बर से कृष्ण को संज्ञापित किया जाता है। तो यहां पर इस पीताम्बर शब्द का देखिए क्या हो गया, अन्यार्थ रूढ़ हो गया। यहां पर इसका तीसरा अर्थ निकल गया, दोनों पदों से परे तीसरा अर्थ जब निकल जाता है, अन्यार्थ रूढ़ हो जाता है, तो वह सामासिक पद जो होता है वो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब यहाँ पर यही समास जो हो गया वो क्या हो गया, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। अब शब्द वही रहा, आपके समक्ष है। पीताम्बर शब्द का वाक्य प्रयोग आपने वहां देखा, वहां पर वो कर्मधारय समास की कोटि में आ रहा है, यहाँ पर वही समास जो है वो बहुव्रीहि समास की कोटि में आ रहा है। तो बच्चों के सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि भाई इसे हम कहाँ रखें। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका यही है कि यदि वाक्य प्रयोग के द्वारा पूछा गया है समास, तब तो काम आपका आसान है। तब आप वाक्य में उस सामासिक शब्द का संदर्भ लीजिए और उससे क्या संदर्भ निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप उसका विग्रह कीजिए और तब समास निर्धारित कीजिए। यदि वाक्य प्रयोग के द्वारा नहीं पूछा गया है, सीधे सीधे पूछ लिया गया है, स्वतंत्र खाली ये पद ही दे दिया गया है कि ये कौन सा सामासिक पद है, तब हमें ट्रेडिशनल जो तरीका है उस पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। परंपरागत रूप से तो ट्रेडिशनली माइथोलॉजी जो है हमारे वहाँ मिथकों का बहुत ज्यादा प्रचलन रहता है, मिथकीय अर्थों पर ज्यादा भरोसा जताया जाता है। तो यहाँ पर अब इसके मिथकीय अर्थ को धारण करते हुए इसको बहुव्रीहि में रखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा उचित होगा, अधिक समीचीन हो। तो जहां पर स्वतंत्र रूप से पूछा गया है और शब्द इस तरह का कोई विवादास्पद शब्द है, तो उस कंडीशन में हमें परंपरागत अर्थ को धारण करना, परंपरागत स्वरूप को धारण करना ही हमारे लिए अधिक समीचीन है और अधिक हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। और यदि वाक्य प्रयोग के द्वारा पूछा गया है तो फिर काम आपका सरल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा संदर्भ निकल रहा है वाक्य से उस तरह का प्रयोग करेंगे, उस तरह के समास की कोटि में उसको रखेंगे। तो ये कंफ्यूजन होता है अक्सर समास में। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस तरह के कंफ्यूजन से आप बचेंगे, इस तरह के कंफ्यूजन को आप दूर कर लेंगे। जैसे मान लो चतुर्भुज शब्द ही दे दिया गया, अगर वाक्य प्रयोग उसका ऐसा है कि राम चतुर्भुज बना रहा है, तो चतुर्भुज बना रहा है से मतलब ये हुआ कि चार भुजाओं वाली आकृति बना रहा है। यहाँ चार भुजाओं में समाहार संबंध स्थापित होता है, यानी समास आपका द्विगु हो जाएगा। अगर वही चीज पूछा गया, ऐसे वाक्य प्रयोग कर दिया गया कि राम चतुर्भुज अवतार थे, तो चतुर्भुज फिर विष्णु का पर्याय हो जाएगा। माइथोलॉजिकली विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है, तो उस कंडीशन में वही समास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो वाक्य प्रयोग में है तो कार्य आसान होता है आपका, वाक्य प्रयोग नहीं किया गया है, स्वतंत्र अगर पूछ लिया गया है सामासिक पद, तो ऐसी परिस्थिति में आपको परंपरागत तरीके की ओर जाना चाहिए। और जो माइथोलॉजिकली उसका मीनिंग ज्यादा प्रचलित है, लोक प्रचलन में है, समाज में प्रचलन में है, उसको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब इसके भेद प्रभेदों की अगर हम बात करें, तो समास के भेद प्रभेदों को जानने के लिए दो तरह से समास के भेद प्रभेद किए जाते हैं। एक तो समास को पद प्रधानता, पद प्रमुखता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और दूसरा सामान्य भेद या कुल भेद किए जाते हैं। पद प्रमुखता की अगर हम बात करें, तो पद प्रमुखता के आधार पर समास आपके चार कोटियों में विभक्त हो जाते हैं। एक तो होता है पूर्व पद प्रधान, दूसरा उत्तर पद प्रधान, तीसरा उभय पद प्रधान, चौथा अन्य पद प्रधान।
पद प्रमुखता के आधार पर समास ये 4 ही वर्गों में रहते हैं, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। पूर्व पद मतलब ऐसा सामासिक पद जिसमें पहले पद की प्रमुखता हो उसके अर्थ निर्धारण में, उसके भाव निर्धारण में। उत्तर पद प्रधान का मतलब जिसमें बाद वाले पद की प्रमुखता हो। उभय पद प्रधान से मतलब यह होता है जिसके दोनों पदों का समान महत्व हो। और अन्य पद प्रधान से तात्पर्य ये होता है कि दोनों पदों से परे कोई अन्यार्थ रूढ़ हो जाए, शब्द का कोई तीसरा अर्थ निकल जाए। तो इस तरह से पद प्रमुखता के आधार पर ये 4 कोटियों में रहते हैं। अगर हम सामान्य भेद की बात करते हैं तो समास के जो सामान्य भेद किए जाते हैं वो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ऐसे सामान्य भेदों की यदि हम बात करें तो ये 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यदि इनको आप इंटर रिलेट करने की बात करें तो अव्ययी भाव जो है ये पूर्व पद प्रधान समास होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु ये तीनों ही समास जो होते हैं ये उत्तर पद प्रधान होते हैं, इनमें उत्तर पद की प्रमुखता होती है। द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों ही पद एक समान महत्व के होते हैं, इसमें उभय पद प्रधान होता है। और जो बहुव्रीहि समास है इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो इसको चाहें तो आप ऐसे भी इंटरलेट करके याद रख सकते हैं। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु जो है वो उत्तर पद प्रधान हुआ, द्वंद्व और बहुव्रीहि जो है आपका, द्वंद्व जो है वो उभय पद प्रधान हुआ और बहुव्रीहि जो है वो आपका अन्य पद प्रधान हुआ। अब इसके अतिरिक्त जब हम इनकी परिभाषा, इनकी पहचान, इनके लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें हम पद प्रधानता के साथ साथ पद संबंध को भी इंक्लूड करते हैं, उसमें शामिल करते हैं परिभाषा में, या फिर पदों की व्याकरणिक कोटि को भी परिभाषा के अंदर शामिल किया जाता है। मतलब ये सतही वर्गीकरण हो गया। जब इसे हम डीपली जाकर के इसे हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो उसमें इसके साथ साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसमें शामिल होती हैं, इनकी परिभाषाओं में, इनके पहचान में। लेकिन मोटा मोटा इतना तो बिल्कुल ही ध्यान रहना चाहिए कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। अब इसके बाद एक एक को लेके इसमें हम लोग चलेंगे, सबके लक्षणों पर ध्यान देंगे, सबका विग्रह देखेंगे, कैसे किसका विग्रह किया जाता है। यहाँ पर तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु की जहां तक बात आती है तो तत्पुरुष का ही एक उपभेद होता है कर्मधारय। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होते हैं उनको कर्मधारय में रखा जाता है, और वैसे कर्मधारय जिनमें पूर्व पद संख्या हो जाता है, संख्यावाची हो जाता है, उसको द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको यदि आप देखें तो तत्पुरुष का ही एक भेद होता है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही एक भेद होता है द्विगु। अंतर बीच में पदों के संबंध या उसके पदों के नेचर पे डिपेंड करता है। समानाधिकरण तत्पुरुष है तो फिर वो कर्मधारय हो जाता है, और संख्यावाची कर्मधारय है तो वो द्विगु हो जाता है। तो इस तरह से अंदर इसमें सूक्ष्म जो है वो सभी में अंतर रहते हैं। उन्हीं सूक्ष्म अंतरों को विश्लेषित करते हुए हमें इस टॉपिक को कंक्लूड करना है, आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट इसके बाद एक एक चीज को हम लेके चलेंगे। जो सामान्य इसके भेद हैं अव्ययी भाव से लेकर बहुव्रीहि तक, यहाँ पर हम लोग एक एक समास को लेकर उसका विश्लेषण करेंगे, उसका विग्रह करेंगे, फिर उसका समास निर्धारण कैसे किया जाना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे इस पे आगे इसके डिटेल के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।